आई एम सीए मानस अरोड़ा और मैं सीए इंटरमीडिएट को एडवांस अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल्ड में ब्रांच अकाउंटिंग का टॉपिक डिस्कस करेंगे और उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये टॉपिक आपके पेपर में 6 मार्क्स का डेफिनेटली पूछा ही जाता है। एडवांस अकाउंट्स के पेपर में 6 मार्क्स। और ये कौन से क्वेश्चन में पूछा जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट सी में। और मैंने अपनी एक वीडियो में ये भी बताया है कि आपको अपना क्वेश्चन नंबर 6 क्यों अटेम्प्ट करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो, चाहे ब्रांच अकाउंटिंग आपका 6 मार्क्स का आता है, पर अगर आपको ब्रांच अकाउंटिंग आता है और अगर आपने ये सॉल्व किया तो आपके पेपर में 10 to 12 मार्क्स का डिफरेंस आ सकता है। आपका इंक्रीमेंट हो सकते हैं 10 to 12 मार्क्स, क्योंकि इसको सॉल्व करने से आपका टाइम भी बचता है और आपको बाकी क्वेश्चंस करने में उतना टाइम ज़्यादा मिलेगा और आपकी हेल्प होगी। तो वो जो डिटेल्ड वीडियो है वो मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक बार आप उसको प्लीज़ ज़रूर देखना इस वीडियो को शुरू करने से पहले, सो दैट आपको इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस पता लगे। इवन दो कि बहुत सारे इंटर के स्टूडेंट्स को ये थोड़ा सा टेक्निकल लगता है चैप्टर, एक्चुअली टेक्निकल नहीं है, थोड़ा सा चैप्टर ये हटके है। अब बाकी अगर आप एडवांस अकाउंट्स का सिलेबस देखोगे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, बायबैक है, तो वो सारे एक तरह तक के टॉपिक्स हैं। बट ये थोड़ा सा हटके है तो थोड़ा सा डिफरेंटली इसको अप्रोच करना होता है और वहीं पे स्टूडेंट को थोड़ा सा इश्यू आता है। बट इस वीडियो में इंश्योर करूंगा कि आपका कोई भी डाउट रह ना जाए और ये वीडियो देखने के बाद आप डेफिनेटली ब्रांच अकाउंट को जब खुद एक बार खुद सॉल्व करोगे तो आपको इस चैप्टर पे कमांड और कॉन्फिडेंस दोनों आ जाए। ठीक है जी। तो अब अपन शुरू करते हैं जी अपना चैप्टर। सबसे पहले बात क्या करता है, कहता देखो नाम क्या है, अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस इंक्लूडिंग द फॉरेन ब्रांच। अब वो कहता है टाइप्स ऑफ ब्रांचेस, कितने तरह की ब्रांच होती है। कहता एक तो होती है जी इनलैंड ब्रांच, एक होती है जी फॉरेन ब्रांच। इनलैंड ब्रांच का मतलब क्या है कि आपका हेड ऑफिस और ब्रांच सेम कंट्री में है। ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, कहता ब्रांच विच इज सिचुएटेड विद इन द सेम टेरिटरी ऑफ द कंट्री जिसमें आपका हेड ऑफिस है। जैसे कि दिल्ली में हल्दीराम शुरू हुआ था और हल्दीराम ने अभी आप कह लो चंडीगढ़ में भी अपनी ब्रांच खोल ली। तो इसका क्या कह सकता हूँ कि जो चंडीगढ़ की ब्रांच है वो एक इनलैंड ब्रांच है। ठीक है जी। एक होती है जी फॉरेन ब्रांच। फॉरेन ब्रांच का मतलब क्या है कि जब हल्दीराम एक फूड चेन है, आपने नाम सुना होगा। जब हल्दीराम दुबई में अपनी ब्रांच खोल लेता है तो उसको बोलेंगे, जो दुबई में उसने ब्रांच खोली उसको बोला जाता है जी फॉरेन ब्रांचेस। ठीक है जी। एक होती है कि जो इंडिया में खोल ली गई ब्रांच और एक होती है जो बाहर खोल ली गई ब्रांच। फिर वो कहता है कि जी एक कंसेप्ट आता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का। हमने क्लास में बहुत ही डिटेल्ड में डिस्कस किया था डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट किसको बोलेंगे, पर यहाँ पे हम सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं कि कहता देखो जो ब्रांच तो इंडिया में है उसमें क्या हो सकता है कि या तो वो ब्रांच होगी डिपेंडेंट या होगी इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब क्या है कि हमने जैसे हल्दीराम ने चंडीगढ़ में ब्रांच खोल ली तो हमने चंडीगढ़ वाली ब्रांच को क्या बोला, हमने बोला देख भाई तेरे को मैंने सिर्फ इसीलिए खोला है ताकि तू मेरा सामान बेच सके। तुम्हारा सामान बेचने के अलावा कोई काम नहीं है। और कोई काम कैसे होता है, जैसे कि बुक्स बनानी, हायरिंग करनी, एचआर का काम, सिक्योरिटी को देखना कि क्या सब सिक्योरिटी ठीक है, हाइजीन मेंटेन करना, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स बनाना कि ये वाला माल यहाँ से आएगा, इतनी क्वांटिटी में होगा। कहता वो सब मैं सेट करके दूंगा, तुमको सिर्फ मेरा एक कॉपी बनना है या फिर एक तुमको मेरा जेरोक्स बनना है कि भाई तुम सेम जैसा हल्दीराम दिल्ली में है वैसा ही हल्दीराम चंडीगढ़ में भी है। तुमको मैंने सिर्फ इतना सा काम दिया है क्योंकि तुम डिपेंडेंट हो। मैंने तुमको सिर्फ इतना सा ही काम दिया कि भाई तुम सिर्फ वहां पे जाके खाना बेचो, बाकी सारे जो बिजनेस को चलाने के लिए फंक्शन है जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, सिक्योरिटी, एचआर, हायरिंग, कहता वो सब मैं देखूंगा। इसका मतलब है कि जो चंडीगढ़ की ब्रांच है वो दिल्ली पे डिपेंडेंट है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जो चंडीगढ़ ब्रांच की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगी वो हेड ऑफिस मतलब दिल्ली खुद अपनी बुक्स में बनाएगा। चंडीगढ़ ब्रांच कोई भी अपनी बुक्स मेंटेन नहीं करेगा।
अब सबसे प्राइम एग्जांपल क्या होता है जी, जैसे बैंक की ब्रांचेस होती हैं कि आप कोई भी बैंक की ब्रांच में जाते हो तो आप लोग वहाँ पे क्या देखते हो, एक कैशियर बैठा होता है, एक लोन डिपार्टमेंट वाला बैठा होता है, सबसे पहले एक वॉचमैन बैठा होता है, एक बैंक मैनेजर बैठा होता है और एक आपको कस्टमर एग्जीक्यूटिव या कस्टमर हेल्प वाला बैठा होता है। क्या आपने कभी किसी बैंक की ब्रांच में कोई अकाउंटेंट को बैठे देखा है? क्या आपने कभी किसी ऐसे आदमी को बैठे देखा है जो कहे कि मैं तो इस ब्रांच की एंट्रियां डालता हूँ? क्योंकि वो होता ही नहीं है। वो जो एंट्रियों का काम हर ब्रांच का होता है वो हेड ऑफिस खुद ही मेंटेन करता है। तो इसका मतलब है कि जो भी बैंक की ब्रांचेस जिस जहां भी हम विजिट करते हैं वो सब डिपेंडेंट ब्रांचेस हैं, उनको कुछ भी हमने इंडिपेंडेंट नहीं दिया। उसको हमने सिर्फ ये बोला कि भाई तुम लोगों के पैसे जमा करो, लोन दो और उनको फैसिलिटीज दो। बैंक में कौन सा स्टाफ बैठेगा, कितनी सैलरी में बैठेगा, क्या होगा, इससे तुमको कोई लेना देना नहीं है। उसको बोला जाता है डिपेंडेंट। हमारे लिए इंपॉर्टेंट डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि उस ब्रांच की बुक्स ऑफ अकाउंट हेड ऑफिस खुद बनाएगा, हम उसको नहीं देंगे बुक्स बनाने के लिए। सेकंड, इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या होता है कि हमने ब्रांच खोली, हमने उसको कहा कि भाई देख तू मेरा नाम ले जा, सारी अकाउंटिंग तुम खुद ही करना और एट द एंड ऑफ द ईयर तुमने क्या कमाया क्या गवाया मेरे को बता देना, उस हिसाब से मैं तुमको सैलरी दे दूंगा। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें इंडिपेंडेंट ब्रांच में क्या होता है कि सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स तुम्हारी ब्रांच खुद ही मेंटेन करती है। कौन सा आदमी ब्रांच में बैठेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो सब तुम्हारी ब्रांच ही देखती है। तो इंडिया में आप ये कह सकते हो कि डिपेंडेंट ब्रांचेस ज़्यादा होंगी, इंडिपेंडेंट कम होंगी। तो इनलैंड में मैं ये कह सकता हूँ कि बट फिर भी कंसेप्ट तो दो है ना, एक डिपेंडेंट का और एक इंडिपेंडेंट का। ठीक है जी। इंडिपेंडेंट में बुक्स ऑफ अकाउंट्स ब्रांच खुद बनाती है और एट द एंड ऑफ द ईयर ब्रांच अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कन्वर्ट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भेज देती है हेड ऑफिस में, ताकि हेड ऑफिस एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना सके। इवन दो कि तुम लोग इंडिपेंडेंट ब्रांच हो, बट हो तो हेड ऑफिस का हिस्सा ही ना। जब एट द एंड ऑफ द ईयर हेड ऑफिस अपनी बुक्स बनाएगा, उनको तुम्हारी बुक्स तो चाहिए होंगी ताकि वो कंसोलिडेटेड अपनी बुक्स बना सके। तो इंडिपेंडेंट ब्रांच वो होती है। तो इनलैंड ब्रांच दो तरह की हो सकती है, बट फॉरेन ब्रांच हमेशा इंडिपेंडेंट ही होगी। क्योंकि आप खुद सोचो, जो हल्दीराम दुबई में है वो उन लोगों की करेंसी क्या होगी, धीरम्स होती है। आई थिंक उसको एईडी बोला जाता है धीरम्स को। तो दो वो जो दुबई में जो हल्दीराम ने अपनी ब्रांच खोली हुई है, क्या हल्दीराम चाहते हुए भी दुबई की ब्रांच पे अपना कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकता है? क्या दिल्ली में बैठ के हल्दीराम का अकाउंटेंट दुबई की एंट्रियां डाल सकता है कि अच्छा तुमने इतने धीरम की सेल करी, तुम्हारी सिक्योरिटी ये होगी, तुम ऐसे वर्क करोगे? वो कहेगा भाई देख तुमने दुबई में ब्रांच खोली ना, दैट्स वेल एंड गुड, बट दुबई के अपने कुछ नियम और कानून है, वहां पे तुमको सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत नहीं है क्योंकि दुबई वैसे ही बहुत ज्यादा सेफ है। तो तुम अपने रूल्स एंड रेगुलेशन अपने पास रखो। तुम जो फॉरेन ब्रांच है ना, वहां पे तुम्हारे रूल्स एंड रेगुलेशंस की इतनी जरूरत नहीं है मेरे को। तुम सिर्फ मेरे को अपना नाम दो और मेरे को काम करने दो। तो जो भी फॉरेन ब्रांच होगी वो हमेशा ही इंडिपेंडेंट होगी, क्योंकि हमको उसको ऑटोनॉमी देनी ही होगी। आप ये नहीं कह सकते कि तेरी बुक्स ऑफ अकाउंट मैं बनाऊंगा, मैं वो करूंगा। हमने ये एग्जांपल लिया था, जब भी हमारा कोई दोस्त बाहर चला जाता है अब्रॉड पढ़ने के लिए, तो क्या उसके घर वाले उस पर ज़्यादा कंट्रोल रख पाते हैं? क्योंकि टाइम जोन डिफरेंट है, करेंसी डिफरेंट है, तो उनको उन पर रिलाई करना पड़ता है कि हाँ भाई हमारा बच्चा जो भी कर रहा होगा अच्छा ही कर रहा होगा वहाँ पे। तो हमने ये वाला एक डिटेल्ड में एग्जांपल स्टडी किया था, जब हम इंडिया में बाहर पढ़ने जाते हैं तो हम डिपेंडेंट होते हैं, वर्सेस जब हम लोग इंडिया में ही जॉब करने जाते हैं तो हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। बट आप लोग बाहर चले जाते हो शुरू में ही, तो चाहे आप जॉब करने जा रहे हो या पढ़ने जा रहे हो, यू आर ऑलवेज इंडिपेंडेंट। तो ये हमने अच्छे से एक एग्जांपल लिया था, बट अभी यहाँ पे रिवीजन में हम उसको स्किप कर रहे हैं। तो थोड़ी बड़ी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ब्रांच की कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ पढ़ने के लिए ठीक है। हेड ऑफिस प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होता है हमारा। इनलैंड ब्रांच विच इज सिचुएटेड विद इन द टेरिटरी। फॉरेन ब्रांच होता है विच इज सिचुएटेड आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, जैसे कि दुबई। डिपेंडेंट ब्रांच क्या होती है, जहां पे बिजनेस की पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो कि हेड ऑफिस बनाता है। और इंडिपेंडेंट ब्रांच कहाँ होती है, जो मेंटेन करता है इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। डिपार्टमेंट हमने डिस्कस किया था, डिपार्टमेंट, ब्रांच वर्सेस फ्रेंचाइज, ये तीनों में हमने डिफरेंस स्टडी किया था कि क्या होता है, बट अभी वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन मुद्दे की बात है जी हमारी अब अकाउंटिंग फॉर ब्रांचेस।
तो हमने ये डिस्कस किया कि देखो दो तरह की ब्रांचेस होती हैं, इनलैंड और फॉरेन ब्रांच। उसमें भी हमने डिस्कस किया डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ब्रांच। तो जब हम अकाउंटिंग की बात करेंगे ना, तो हम दो चीज़ों में क्लासीफाई कर देंगे अपने आप को, डिपेंडेंट ब्रांचेस की क्लासिफिकेशन और इंडिपेंडेंट ब्रांचेस की अकाउंटिंग। और डिपेंडेंट ब्रांच, जब भी डिपेंडेंट ब्रांच होगा इसका मतलब है कि बुक्स कौन बना रहा है, बुक्स बना रहा है जी आपका हेड ऑफिस, ब्रांच बुक्स नहीं बना रहा। तो इंडिपेंडेंट ब्रांचेस की अकाउंटिंग में चार तरह के मेथड हमको पढ़ाए गए हैं। सबसे पहला है जी स्टॉक डेटर्स मेथड, देन है जी स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, फिर है जी फाइनल अकाउंट्स मेथड, एंड देन है जी होलसेल प्राइस मेथड। छोटा सा है ये, तो सबसे दो तीन क्वेश्चन है इसके, छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है ये। मेन आपको मुश्किल कहाँ आती है जी, मुश्किल तो क्या ही आती है, जो थोड़ा सा लेंथी है, वो क्या है जी डेटर्स मेथड, स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। ठीक है जी, तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, डिपेंडेंट ब्रांच बुक्स हेड ऑफिस बना रहा है, ब्रांच कोई बुक्स नहीं बना रहा। ठीक है जी, जब ब्रांच कोई बुक्स नहीं बनाता तो ये चार तरह के मेथड फॉलो किए जाते हैं। नेक्स्ट, सबसे पहला आता है जी डेटर्स मेथड। डेटर्स मेथड में वो क्या कहता है, अब उसके नाम में क्या है डेटर, अब वो इसमें क्या बोलता है कि जो आइडिया है इस मेथड के पीछे वो क्या है, कहता जो हेड ऑफिस है ना वो ब्रांच को अपना डेटर समझेगा। डेटर समझेगा क्या मतलब है कि जब मैं किसी को अपना डेटर समझता हूँ तो मेरे लिए सामने वाला क्या होता है। अगर मैं बोलूँ, अगर मानस बोले कि फॉर एग्जाम्पल विराट कोहली, मिस्टर विराट कोहली इज माय डेटर, तो इसका मतलब है कि मैंने विराट कोहली को कुछ गुड्स दिए होंगे या फिर कुछ सर्विसेज दी होंगी, उसके बदले में मेरे को पैसा आएगा। यही यही रिलेशन हुआ ना डेटर का और मेरा। तो यहाँ पे वो क्या कहता है, कहता ब्रांच को हेड ऑफिस अपना डेटर समझता है, वो ब्रांच को गुड्स भेजता है, उसके बदले में वो क्या कहता है कि जो भी तुमने पैसा इकट्ठा किया वो पैसा मेरे को दो, या फिर तुम्हारे पास कुछ, तुम्हारा तो वैसे भी कुछ नहीं है, ब्रांच का तो कुछ है ही नहीं, ब्रांच वैसे ही हेड ऑफिस का पार्ट है, अपनी खुद की वो बुक्स नहीं बना पाता, तो इसका मतलब है कि ब्रांच की तो कोई अपनी आइडेंटिटी है नहीं, तो जो आइडेंटिटी है वो हेड ऑफिस से ही है। तो वो कहता कहता जब मैं तुमको डेटर समझूंगा और जो तुम्हारा मैं अकाउंट बनाऊंगा ना वो मैं इस पर्सपेक्टिव से बनाऊंगा कि जैसे मेरा कोई और डेटर है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मेरा डेटर मिस्टर विराट कोहली है और मेरी कोई ब्रांच भी है, फॉर एग्जांपल मेरी ब्रांच कहाँ है, लखनऊ में मेरी ब्रांच है, तो मेरे लिए ये दोनों ही डेटर्स हैं, मैं इसको डेटर जैसा समझूंगा। डेटर तो विराट कोहली ही है बट लखनऊ ब्रांच मेरी डेटर जैसी है। मैं इसकी अकाउंटिंग जब करूंगा ना, जब मैं अपने अकाउंटेंट को बोलूंगा मेरे लखनऊ ब्रांच की अकाउंटिंग करो, तो मैं ये पर्सपेक्टिव से मानूंगा कि लखनऊ ब्रांच मेरा एक डेटर जैसा है। डेटर एज सच वो डेटर नहीं है बट डेटर जैसा है। जैसे हम बोलते हैं ना मासी, माँ जैसी, माँ नहीं माँ जैसी, तो वैसे ही इसमें जो डेटर मेथड में मैं अपने ब्रांच को समझता हूँ कि तुम मेरे डेटर जैसे हो, डेटर नहीं हो, डेटर जैसे हो। ठीक है जी, नेक्स्ट, अब वो क्या कहता है कि डेटर मेथड में सबसे पहले जो ब्रांच अकाउंट, अब जो हेड ऑफिस है ना वो डेटर मेथड में कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करता है, जो हेड ऑफिस डेटर मेथड में। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, चाहे आप अकाउंटिंग कर रहे हो डेटर मेथड से, चाहे स्टॉक एंड डेटर से, फाइनल अकाउंट से या होलसेल से, आपका जो आंसर है या फिर जो प्रॉफिट अर्न्ड बाय ब्रांच है ना वो हमेशा सेम आएगा। मतलब आप कोई भी मेथड लगा लो, इन सब में आपका प्रॉफिट सेम ही आने वाला है। ठीक है जी, अब शुरू करते हैं जी डेटर मेथड। अब वो क्या कहता है, कहता है इस मेथड में ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर होता है, जो हेड ऑफिस है ना इसमें प्रिपेयर करता है जी ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट इन बुक्स ऑफ हेड ऑफिस प्रिपेयर होता है, इसमें हम ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करते हैं।
चाहे नाम ब्रांच अकाउंट है हेड ऑफिस की बुक्स में, बट नेचर क्या रहने वाली है, डेटर की। मैं तुमको कैसे समझूंगा कि तुम मेरे डेटर हो, ठीक है जी। वो क्या कहता है, ब्रांच अकाउंट बनता है हेड ऑफिस की बुक्स में, प्लस कुछ मेमोरेंडम अकाउंट्स भी बनते हैं। अब मेमोरेंडम अकाउंट क्या होता है कि आप खुद सोचो कि अगर ब्रांच खुद के अपने बुक्स तो बना नहीं रहा, बट ये तो है ही है ना कि ब्रांच खुद कुछ खर्चा कर रहा होता है या कुछ कर रहा होता है। आपने देखा होगा कई बार बैंक जाते हो तो वहां पे लोगों ने क्या मंगवाया होता है, समोसे मंगवाए होते हैं, कुछ खाने पीने के लिए मंगवाया होता है, या फिर कोई फॉर एग्जांपल कुछ छोटा मोटा खर्चा, पैटी कैश वगैरह। तो ये सब खर्चे तो होते ही हैं बैंक में, इवन दो कि चाहे आप बुक बाहर से बनवा रहे हो, चाहे आप बुक्स हेड ऑफिस से बनवा रहे हो। तो इन सब का जो खर्चा होता है, ये जो खर्चा होता है, इसको कहीं ना कहीं तो ब्रांच रिकॉर्ड करेगा ना। अब वो कहेगा कहीं तो लिख लूँ ना मैं। तो ब्रांच वाला क्या करता है, कहीं पे लिख लेता है कि जैसे फॉर एग्जांपल 1/4 को मैंने, नया साल शुरू हुआ था, 100 रुपए के समोसे मंगवा लिए। अब उसने अकाउंटिंग नहीं करी, अब उसने ये नहीं डाला स्टाफ वेलफेयर टू बैंक, ये एंट्री तो तुम्हारी हेड ऑफिस डाल लेगा, बट उसने कच्चे में लिख लिया कि भाई 1/4 को 100 रुपए खर्च हुए थे। कल को हेड ऑफिस पूछेगा 100 रुपए कहाँ खर्च किए, तो मेरे को याद रहे कि अच्छा ये मैंने 100 के समोसे मंगवाए थे। तो वो ये जो उसने कच्चे में लिखा ना, ये जो उसने कच्चे में लिखा, इसको बोला जाता है जी मेमोरेंडम अकाउंट। कच्चे में जो मैं अकाउंटिंग करता हूँ ना, कच्चे का मतलब है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं, ऐसे ही मैंने अपने रेफरेंस के लिए लिख लिया, उसको बोला जाता है मेमोरेंडम अकाउंट। और ये मेमोरेंडम अकाउंट कौन बनाता है, ये बनाता है जी ब्रांच। तो आप यहाँ पे ये भी लिखो साथ में कि ब्रांच अकाउंट इन हेड ऑफिस बुक्स एंड मेमोरेंडम अकाउंट बाय ब्रांच। मैं ये नहीं लिखूंगा ब्रांच की बुक्स, मैं लिखूंगा बाय ब्रांच। ब्रांच बनाता है कच्चे, क्या कच्चे के खाते, इसको अपन बोलते हैं जी कच्चा। कच्चे में जो वो अकाउंटिंग नहीं करता, वो सिर्फ एक तरह से अपनी लिख लेता है रेफरेंस के लिए कि अच्छा मैंने ये खर्चा किया या फिर मेरे को ये आया, ठीक है जी। डेटर्स मेथड का ये मोटा मोटा सी समरी है। नेक्स्ट हो गया था पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग द ब्रांच अकाउंट इज टू, कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस पता लग जाए फ्रॉम द ब्रांच, ठीक है। उसी के लिए भाई सब लोग प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, तो प्रॉफिट ही आएगा उसमें से। तो नेक्स्ट हो गया, क्या बोलता है, कहता है ब्रांच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस and all the transactions between head office and branch are recorded in the branch account. Very important, ये है प्रिंसिपल ऑफ मेकिंग अ ब्रांच अकाउंट। वो क्या कहता है, कहता है ये देखो, ये जो ब्रांच अकाउंट है ना, दिस इज मेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है क्योंकि उसी की बुक्स में बन रहा है। तो वो क्या कहता है, प्रिपेयर्ड टू असरटेन द प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। कहता नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये जो दो लाइनें हैं ना, अगर आपको ये दो लाइंस याद रह गई तो डेटर्स मेथड इज अ केक वॉक फॉर यू। क्या कहता है, कहता कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है हेड ऑफिस एंड ब्रांच के बीच में, वो भी रिकॉर्ड होगी ब्रांच अकाउंट में। और एनी ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड थर्ड पार्टी इज रिकॉर्डेड इन अ मेमोरेंडम अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, क्या कहता है वो, कहता देखो हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजे जी 500 रुपए, महीने के शुरू में उन्होंने कहा कि भाई तुम 500 रुपए रख लो, कुछ खर्चा वर्चा छोटा मोटा होगा तो उससे कर लेना। तो ये वाली जो ट्रांजैक्शन है ना ये वाली जो ट्रांजैक्शन है, ये आएगी आपके ब्रांच अकाउंट में, ठीक है जी। क्योंकि कहाँ ट्रांजैक्शन हुई है, हेड ऑफिस और ब्रांच में, ठीक है जी। अब ब्रांच मैनेजर ने क्या किया, उसने पहले दिन सबको खिला दिए समोसे। उसने एक वेंडर से समोसे खरीदे 100 रुपए के और उसने खिला दिया सबको समोसे। अब ये जो 500 की ट्रांजैक्शन हुई, ये हेड ऑफिस और ब्रांच में हुई, ये तो ब्रांच अकाउंट में आ गई। पर जो ये वाली ट्रांजैक्शन हुई है ना, क्या इससे हेड ऑफिस को कोई लेना देना है? हेड ऑफिस को सिर्फ ये लेना देना है कि मैंने तुमको 500 दिए थे मंथ के शुरू में, एट द एंड ऑफ द मंथ कितने पैसे बचे मेरे को ये बता देना। अगर फॉर एग्जांपल इसने 500 दिए थे और एट द एंड ऑफ द मंथ 400 बचे हुए थे पैसे, ठीक है, 400 रुपये बचा हुआ था, तो उसको खुद ही पता लग जाएगा कि भाई 100 रुपये का एक्सपेंस हुआ है, वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी ब्रांच अकाउंट में। पर जो ये वाला खर्चा है ना, जो ये वाली ट्रांजैक्शन है, ये ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगी,
ये आएगी जी मेमोरेंडम अकाउंट में। ये कच्ची चिट्ठियों में लिखूंगा मैं एज अ ब्रांच मैनेजर, ये मैं कच्चा चिट्ठे में लिखूंगा कि 100 के मैंने समोसे खिलाए थे। मंथ के शुरू में 500, मंथ के शुरू में मेरे पास 500 थे, मंथ के एंड में मेरे पास 400 थे। तो मेरे को हेड ऑफिस ने पूछा, भाई 100 रुपये तो एक्सपेंस लिख लिया पर गए कहाँ? क्या तुमको पूरे मंथ में याद रहेगा कि मैंने पूरे मंथ में 100 कहाँ खर्चे? तो तुम जो कच्ची चिट्ठी बनाओगे ना मेमोरेंडम अकाउंट की, तो उसमें लिखोगे ये 100 का खर्चा। तो ये जो 2 लाइनें हैं ना, दिस इज योर बेस फॉर योर ब्रांच अकाउंटिंग में डेटर्स मेथड की। एनी ट्रांजेक्शन बिटवीन ब्रांच एंड थर्ड पार्टी, जो ये ब्रांच एंड थर्ड पार्टी में ट्रांजेक्शन हुई है ना, इट इज टू बी रिकॉर्डेड इन द मेमोरेंडम अकाउंट। ठीक है जी। नेक्स्ट ऊपर पढ़ लेते हैं, कहता थी ब्रांच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, ये सब वो लिख लिया मैंने। ये मेनली वो क्या बोल रहा है, everything which is transferred to branch is debited and anything which is receivable by या received from branch is credited। नॉर्मल सी डेटर की बात कर रहा है, जैसे आप डेटर का अकाउंट बनाते हो उसी माइंडसेट से आप ब्रांच का अकाउंट बनाओगे। एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हेड ऑफिस ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच इज डेबिटेड। एंट्रियों में समझेंगे क्या होता है। मेमोरेंडम अकाउंट आर पार्ट ऑफ द वर्किंग नोट एंड आर प्रिपेयर टू सपोर्ट द ब्रांच अकाउंट। वो ब्रांच अकाउंट को सपोर्ट करने के लिए बनाए जाते हैं मेमोरेंडम अकाउंट। वो दे आर नॉट द पार्ट ऑफ योर मेन आंसर, दे आर योर वर्किंग नोट्स एंड दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ब्रांच। जो ये है इट इज फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हेड ऑफिस। जो मेमोरेंडम अकाउंट है दे आर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ब्रांच, क्योंकि ये रिकॉर्ड करते हैं ब्रांच और थर्ड पार्टी का ट्रांजेक्शन, और ये रिकॉर्ड करता है हेड ऑफिस एंड ब्रांच का ट्रांजेक्शन। ठीक है जी। अब आते हैं जी अपन मेन ब्रांच अकाउंट के, जो कि कहाँ बन रहा है, जो बन रहा है हेड ऑफिस की बुक में। सबसे पहले हमने ये क्या सोचा है कि ये डेटर मेथड है, डेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है। तो वो क्या कहता है, डेटर्स के जब अपन डेटर का अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, डेटर के अकाउंट में आप लोग सबसे पहले क्या लिखते हो। ये अगर मेरे डेटर का अकाउंट है तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखते हो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। भाई तुमसे कुछ पैसे वैसे लेने होंगे और साल के शुरू में भी तुमसे एट द एंड में भी कुछ पैसे वैसे बचे होंगे, कुछ सेल वेल करी होगी तो वो आता है। तो क्या मेरा बैलेंस ब्रॉट डाउन और बैलेंस कैरी डाउन आएगा? जो मैंने तुमसे लेना है, क्या जो मैंने तुमसे लेना है क्या वो मेरा एसेट है या नहीं है? मेरा बिल्कुल एसेट है। तो जब भी मैं यहाँ पे ब्रांच अकाउंट बनाऊंगा तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इस बैलेंस ब्रॉट डाउन में क्या आता है, दिस इज माय ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस में सबसे पहले क्या 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 चीजें आती हैं, कहता कुछ कैश। अब जैसे 500 भाई ने मेरे को साल के शुरू में दिए थे, साल के एंड में 400 बच गए, तो दिस इज माय क्लोजिंग बैलेंस। अब एज अ हेड ऑफिस 400 मेरे ब्रांच के पास पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये 400 क्लोजिंग बैलेंस हो गया। जब मैं नया साल शुरू करेगा ब्रांच तो ये 400 अपना ओपनिंग में लिखेगा ना। जो ये हेड ऑफिस के, आप जब भी ब्रांच अकाउंट बनाओगे आप हेड ऑफिस की टोपी डाल लोगे। आप हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि आपने ब्रांच को 400 रुपये दिए हुए हैं, तो ये उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन में उसका कैश आ जाएगा। सबसे पहले क्या आ जाएगा जी, ओपनिंग कैश ऑफ ब्रांच। जो पैसा मैंने ब्रांच के पास, जो मेरा पैसा ब्रांच के पास पड़ा हुआ है, ब्रांच का तो कुछ अपना है ही नहीं, जो भी है हेड ऑफिस का ही है। तो वो पैसा जो ओपनिंग है जो कि ब्रांच के पास पड़ा हुआ है, ब्रांच के पास कुछ स्टॉक भी पड़ा होगा। अब ब्रांच को मैंने खोला ही इसीलिए था ताकि वो मेरा स्टॉक बेच सके। अब हो सकता है ना साल के शुरू में कुछ स्टॉक ब्रांच के पास ओपनिंग भी पड़ा हो सकता है। ये तो है नहीं कि साल के एंड में सारा स्टॉक ब्रांच बेच देती है, ऐसा तो होता नहीं है, कुछ स्टॉक कैरी फॉरवर्ड भी तो होता है। तो ये वाला आता है जी ओपनिंग स्टॉक, जो कि ब्रांच पे होता है। नेक्स्ट आता है जी डेटर्स। ये वो वाले डेटर्स होते हैं कि जो ब्रांच ने गुड्स थर्ड पार्टी को बेचे हुए हैं ना, और इनसे जो पैसा लेने वाला है, ये वो वाले डेटर्स हैं। दीज आर योर ब्रांच डेटर्स। ये ब्रांच के डेटर्स हैं। जब ब्रांच ने किसी को सामान बेचा किसी थर्ड पार्टी को, ये ट्रांजैक्शन तो मेमोरेंडम अकाउंट में आएगी, पर ये जो ओपनिंग पैसा होगा जो लेने वाला होगा ब्रांच ने अपने डेटर्स से,
वो आपका आएगा जी ओपनिंग बैलेंस में, ओपनिंग बैलेंस ऑफ ब्रांच के डेटर्स। ये हेड ऑफिस के डेटर्स नहीं है। इवन दो जो अगर मैं अपनी ब्रांच के डेटर्स का अकाउंट बनाता हूं ना, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ये एक मेमोरेंडम अकाउंट होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। पर इस मेमोरेंडम का ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा, क्योंकि मेरे को ये पता होना चाहिए कि एज अ हेड ऑफिस कि मेरी ब्रांच ने बाहर वालों से कितने पैसे लेने हैं डेटर्स से, तो उसके लिए ये चीज़ यहाँ पर दिखाई जाएगी। नेक्स्ट है जी पेटी कैश, जैसे कि 400, वो मेरा पेटी कैश था, मैंने उसको खर्चे वर्चे करने के लिए 500 दिए थे, भाई ने 100 के समोसे खा लिए, तो 400 का मेरा पेटी कैश पड़ा हुआ है। ये वाला कैश और ये वाले कैश में डिफरेंस होता है। ये वाला मोस्टली कैश कौन सा होता है कि जो कि डेटर्स से आ रखा है पैसा, जैसे कि 31 मार्च को डेटर्स ने ब्रांच में पेमेंट कर दी, तो जब 1/4 जैसे ब्रांच में 31 मार्च को डेटर ने पेमेंट कर दी, ठीक है, जो उसने माल बेचा था, तो जो ब्रांच का ओपनिंग बैलेंस होगा उसमें वो 31 पिछले साल का बैलेंस आएगा ना, क्योंकि वो उसी टाइम तो ट्रांसफर नहीं कर देता, 1-2 दिन बाद अगर वो ट्रांसफर कर रहा है तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आएगा कैश का। तो ये पेटी कैश और ये दोनों चीज़ें डिफरेंट होती हैं। बाकी क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है कि क्या है, बट आइडिया यही है कि जो साल के शुरू में ब्रांच के पास एसेट्स पड़े हैं हेड ऑफिस के, जो एसेट्स ब्रांच के पास पड़े हैं ओपनिंग, ये वो सब आता है। नेक्स्ट फिक्स्ड एसेट्स। अब जैसे ब्रांच खोली थी हमने, तो हेड ऑफिस ने क्या क्या किया कि ऑफिस का फर्नीचर, टेबल चेयर वगैरह तो यहीं से ले जा, कोई बात नहीं है। या फिर अगर उसने जो भी फर्नीचर वगैरह खरीदा होगा वो कहीं से तो खरीदा होगा। अब जो ब्रांच ने फर्नीचर खरीदा होगा वो पैसे तो हेड ऑफिस से आए होंगे, तो हेड ऑफिस जब बुक्स बनाएगा तो वो देखेगा कि अच्छा ब्रांच के पास इतना फिक्स्ड एसेट पड़ा हुआ है मेरा, तो वो क्या कहता है जी ओपनिंग फिक्स्ड एसेट्स एट ब्रांच। ये एक तरह से तुम्हारा जो ब्रांच अकाउंट होता है ना, ये सब कुछ का मिक्सचर है। इसमें एक तरह से अगर आप बोलोगे सर ये तो बैलेंस शीट की आइटम्स हैं, बिल्कुल। अगर आप क्लोजिंग भी देखोगे तो ये भी बैलेंस शीट की आइटम्स है, ये सारे तुम्हारे P&L के खर्चे वर्चे हैं। तो ये जो तुम्हारा ब्रांच अकाउंट बनता है ना, इसको मैंने क्लास में क्या बोला था, इसको मैंने बोल दिया था कि खिचड़ी है ये। खिचड़ी पता ना क्या होता है, जब हम दाल और चावल को मिक्स करके बनाते हैं तो उसको बोला जाता है जी खिचड़ी। इसमें दाल चावल मिक्स होते हैं, इसमें सब कुछ मिक्स है, तुम्हारी बैलेंस शीट भी मिक्स है, तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस भी मिक्स है, तुम्हारा ट्रेडिंग भी मिक्स है, तुम्हारा सब कुछ मिक्स है। ये सिर्फ एक ही अकाउंट में सब कुछ समा चुका है, तो इसीलिए मैंने इसको खिचड़ी का नाम दे दिया था। खिचड़ी के यही स्पेलिंग होते हैं, पता नहीं क्या स्पेलिंग होते हैं, जो भी होते हैं भाई देख लेना क्या स्पेलिंग होते हैं खिचड़ी के। तो फिक्स्ड एसेट्स मेरे ओपनिंग फिक्स्ड एसेट्स, अगर मैं फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बनाता हूं ना ब्रांच के, ओपनिंग इतने थे, मैंने इतने परचेज किए, इतने सेल किए, इतनी डेप्रिसिएशन लगी, इतने क्लोजिंग आए, तो ये मेमोरेंडम अकाउंट होगा, क्योंकि ये ब्रांच अपने लिए बना रही है। हेड ऑफिस को सिर्फ इतने से ही लेना देना है कि भाई ओपनिंग कितना है, क्लोजिंग कितना है। अगर मैं फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बनाऊं, ओपनिंग 100 था, क्लोजिंग 90 था, तो वो तो ऑफ कोर्स सी बात है ना, 10 की डेप्रिसिएशन लगी होगी, तो वो 10 का खर्चा अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ओपनिंग 100 और यहाँ पे मैं फिक्स्ड एसेट में लिख रहा हूँ क्लोजिंग, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस लिख रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली 10 का खर्चा मेरे ब्रांच अकाउंट में आ गया ना। तो ब्रांच को, जो हेड ऑफिस को सिर्फ इन दोनों चीज़ों से मतलब है, क्या खर्चा बीच में हुआ वो सब मेमोरेंडम अकाउंट में ब्रांच करती है। नेक्स्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस, जैसे बाकी डेटर जैसे बाकी एसेट्स आते हैं वैसे ये भी प्रीपेड खर्चा, जैसे प्रीपेड खर्चा नॉर्मली होता ही है। नेक्स्ट में क्या आता है, वो कहता है जी टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। अब हेड ऑफिस ने ब्रांच खोल ली, अब वो जो ब्रांच होती है वो हेड ऑफिस के ही गुड्स सेल करती है, तो हेड ऑफिस जब ब्रांच को अपने गुड्स भेजता है तो वो क्या एंट्री डालता होगा। फॉर एग्जांपल मैंने एज अ हेड ऑफिस हूँ, मैं ब्रांच को गुड्स भेज रहा हूँ, अब मेरे को पता है कि ब्रांच, अब ये मेरी बुक्स हैं, बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, बुक्स ऑफ हेड ऑफिस है, ठीक है जी। अब अगर मैं सेल करता हूँ अपने गुड्स को, तो मैं क्या एंट्री डालता हूँ, तो मैं डालता हूँ जी टू सेल्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स,
ठीक है। अब मैंने ब्रांच को दी, अब मैंने सेल तो करा नहीं है, तो मैं एक अकाउंट खोलता हूँ अपनी बुक्स में, उसको बोलता हूँ कि टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, ताकि मैं अपनी इन्वेंट्री कम कर सकूं। ठीक है। और डेबिट किसको करूंगा मैं? ब्रांच अकाउंट को, क्योंकि जो भी मेरी ब्रांच के साथ ट्रांजैक्शन होगी, जो भी हमने अभी पढ़ा है, जो भी हेड ऑफिस और ब्रांच की ट्रांजैक्शन होगी, वो कहाँ पे आएगी? ब्रांच अकाउंट में आएगी, वो ब्रांच अकाउंट में आएगी ना। तो मैं यहाँ पे ब्रांच को डेबिट कर दूंगा। अब आप ये सोचोगे कि इस अकाउंट का क्या करें, तो इस अकाउंट को मैं क्या कहता हूँ? गुड्स सेंट टू ब्रांच टू इन्वेंट्री। मैं अपनी इन्वेंट्री भी कम करता हूँ। तो ये अकाउंट ऐसे क्लोज हो जाता है और एंट्री क्या बनती है? आपको ये एंट्री नहीं डालनी कहीं पे, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, रहने दो, मत समझो। सिर्फ तुम ब्रांच के लिए ये समझो कि ये वाली एंट्री डलती है, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। तो ब्रांच अकाउंट डेबिट हो गया और क्रेडिट क्या हो रहा है? टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। क्या ये मैंने भी यहाँ पे यही लिख रहा हूँ? द गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच। नेक्स्ट, ये वाला पॉइंट अभी छोड़ दो कि क्योंकि ये नेक्स्ट में करेंगे। फिर अब वो कहता कि अगर हेड ऑफिस ने ब्रांच के बिहाफ पे कोई खर्चा किया, हेड ऑफिस ने ब्रांच के बिहाफ पे कोई खर्चा किया, क्या हेड ऑफिस का अकाउंट, क्या हेड ऑफिस अपने बैंक को क्रेडिट करेगा? क्योंकि उसने खर्चा किया तो ऑफकोर्स सी बात है, बैंक तो गया ही होगा। डेबिट किसको करेगा? फॉर एग्जाम्पल हेड ऑफिस ने सैलरीज पे करी है ब्रांच के बिहाफ पे, तो क्या उसको सैलरीज अकाउंट को डेबिट करना चाहिए? जब हेड ऑफिस पेड सैलरी टू ब्रांच एम्प्लॉइज। अब टू बैंक तो होगा उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि पैसा जा रहा है टू बैंक होगा। अब डेबिट किसको करें? क्या मैं सैलरी अकाउंट को डेबिट करूं? बुक्स किसकी बन रही हैं? हेड ऑफिस की किताबें बन रही हैं। क्या मैं हेड ऑफिस की किताबों में सैलरी को डेबिट करूं? अगर मैं सैलरी को डेबिट करूंगा, इसका मतलब ये होगा कि मैं हेड ऑफिस के एम्प्लॉयज को सैलरी पे कर रहा हूं। क्या मैं हेड ऑफिस के एम्प्लॉयज को सैलरी पे कर रहा हूं? ना, मैं तो ब्रांच के एम्प्लॉयज को सैलरी पे कर रहा हूं। तो मैं अपना सैलरी अकाउंट डेबिट नहीं करूंगा, मैं सीधा ब्रांच अकाउंट को डेबिट करूंगा। मैं बोलूंगा कि भाई मैंने ब्रांच के बिहाफ पे कोई खर्चा किया है, और जो भी ट्रांजैक्शन मैं हेड ऑफिस और ब्रांच के बिहाफ पे करता हूँ वो कहाँ पे जाती है? ब्रांच अकाउंट में जाती है। और क्रेडिट तो मेरे को बैंक को करना ही है, क्योंकि मेरा बैंक बैलेंस कम हो रहा है। तो वैसे उसने कहा कि तुम जो भी खर्चा वर्चा करते हो वो सारा टू बैंक हो जाएगा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये जो सैलरीज, रेंट या सन्ड्री एक्सपेंसेस लिखा है ना, ये सब उसकी वो है, एक्सप्लेनेशन है कि जो टू बैंक का खर्चा जो है ना, एंट्री तो यही डली हुई है, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये सब तो एक तरह से बाइफर्केशन है। फॉर एग्जांपल मैंने 1,000 रुपया बैंक से पे किया, उसमें 500 सैलरीज का था, 400 रेंट का था और 100 का कोई सैंडरी एक्सपेंसेस था। एंट्री डली ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये तो बाइफर्केशन है कि इसमें कितना खर्चा हो रखा है। ठीक है जी। नेक्स्ट तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है, बात खत्म हो जाती है। फिर यहाँ पे जैसे यहाँ पे एसेट्स थे, वैसे अगर कोई लाइबिलिटी है, फॉर एग्जांपल किसी क्रेडिटर को पैसा देना है ब्रांच के, तो वो तुम्हारी क्रेडिट में आ जाती है, ये तुम्हारा क्रेडिट में आ जाता है। फिर स्टॉक जब आगे पढ़ेंगे, फिर आ जाता है जी बाय बैंक अकाउंट। अब ब्रांच जो भी गुड्स बेचती है, जो भी सेल करती है, उसके बदले में उसको पैसे मिलते होंगे, चाहे वो कैश पे सेल करे या क्रेडिट पे। कैश पे सेल करती है तो हाथों हाथ पैसे मिलते हैं, क्रेडिट पे करती है तो डेटर से पैसे मिलते हैं। तो वो जो पैसे होते हैं ना, वो ब्रांच के तो पैसे हैं नहीं, वो तो सीधा हेड ऑफिस को ही ट्रांसफर होंगे पैसे। तो वो जो पैसा ट्रांसफर होता है ना, उसकी एंट्री क्या डलेगी? आप हेड ऑफिस की बुक बना रहे हो, हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि ब्रांच हेड ऑफिस को पैसे दे रही है। आप हेड ऑफिस की किताबें बना रहे हो, हेड ऑफिस की टोपी डाल के सोचो।
आप ये हो हेड ऑफिस। हेड ऑफिस की कैप डाल के सोचो कि क्या एंट्री डलेगी। ब्रांच ने पैसे दिए हेड ऑफिस को, कैसे एंट्री डलेगी। हेड ऑफिस डालेगा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट तो मैं करूँगा क्योंकि देखो पैसा आ रहा है, पैसा आता है किसको बुरा लगता है, तो वो डेबिट करेगा बैंक अकाउंट तो हेड ऑफिस, ठीक है। क्रेडिट किसको करेगा, क्रेडिट करेगा ब्रांच को, क्योंकि ट्रांजैक्शन है ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच में। बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा, ब्रांच अकाउंट। तो यहाँ पे भी वही किया गया है, ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट और बैंक को डेबिट। देन गुड्स सेंट टू ब्रांच, जब मैं रिटर्न कर देता हूँ, अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि जब भी हम ब्रांच को गुड्स भेजते हैं तब हम ये एंट्री डालते हैं, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। अगर ब्रांच को गुड्स पसंद नहीं आए, उन्होंने कहा डिफेक्टिव है या फिर रास्ते में ख़राब हुआ, इसको वापस ले लो, क्या यही एंट्री को मैं रिवर्स कर दूंगा या नहीं कर दूंगा हेड ऑफिस। क्या ये एंट्री डालूंगा, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, यही एंट्री डालूंगा मैं। यहाँ पे भी वही एंट्री मैंने डाल रखी है। ब्रांच को मैंने कर दिया जी क्रेडिट और डेबिट किसको कर दिया, गुड्स सेंट टू ब्रांच को। देन ये लोडिंग वाला पार्ट है, हम आगे करेंगे। यहाँ पे हमने सारे क्लोजिंग बैलेंसेस बता दिए, जो कैश मेरे पास साल के एंड में पड़ा हुआ है, जो स्टॉक मेरे पास साल के एंड में पड़ा है किसके पास, ब्रांच के पास, जो डेटर्स मेरे साल के एंड में हैं, जो पेटी कैश मेरे पास साल के एंड में पड़ा है, फिक्स्ड एसेट प्रीपेड। तो ये एक तरह से ये वाले तो देखो ये तुम्हारा है सारा बैलेंस शीट का पार्ट, और ये जो तुम्हारा है दिस इज योर P&L वाला पार्ट, ठीक है जी। यहाँ पे तुम्हारा ब्रांच अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। फिर उसने मेमोरेंडम अकाउंट की भी एक बात कर ली, कहता देखो मेमोरेंडम अकाउंट कैसे बनता है, ये मैंने डेटर का मेमोरेंडम अकाउंट बनाया। कहता ओपनिंग बैलेंस, और मैंने यहाँ पे लिखा है जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स ऑफ ब्रांच होगा ये सेम होगा जो ब्रांच अकाउंट में होगा। इसका मतलब है जो ये ओपनिंग बैलेंस है ये वाला आएगा, ये वाला, दिस इज माय ओपनिंग बैलेंस। और ये जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस है ना, दिस इज द वन, दिस वन, ये मेरे मेमोरेंडम अकाउंट में से आएगा। तो डेटर का मेमोरेंडम अकाउंट क्या होता है, ओपनिंग में मेरे पास कितने बड़े थे, मैंने क्रेडिट सेल कितनी करी है। उन्होंने ये भी तो हो सकता है ना कि कस्टमर ने कुछ ब्रांच को रिटर्न किया हो। अब ऊपर जो रिटर्न हो रहा था वो हेड ऑफिस और ब्रांच का हो रहा था। हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजे बट ब्रांच ने रिटर्न कर दिए। ट्रांजैक्शन किन दोनों के बीच में हो रही है, हेड ऑफिस और ब्रांच में। तो जब हेड ऑफिस ने गुड्स भेजे या फिर ब्रांच ने गुड्स वापस कर दिए तो ये दोनों ट्रांजैक्शन ही ब्रांच अकाउंट में आएंगी। पर अगर ब्रांच से कोई बंदा सामान लेके गया थर्ड पार्टी और उसने गुड्स, ब्रांच ने हेड ऑफिस को गुड थर्ड पार्टी को गुड्स बेचे, तो ये तुम्हारा मेमोरेंडम अकाउंट में आ रही है बात। अगर थर्ड पार्टी ने ब्रांच को गुड्स वापस कर दिए तो ये जो सेल रिटर्न होगा वो भी तो मेमोरेंडम में आएगा ना, क्योंकि ये ब्रांच और थर्ड पार्टी के बीच में ट्रांजैक्शन है। फिर कुछ बैड डेट्स, डिस्काउंट और कैश, जो कि नॉर्मल एक डेटर्स अकाउंट बनता है वैसे ही डेटर्स अकाउंट आपका यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है जी, ये आपका खत्म हो जाता है जी डेटर्स मेथड। यहाँ पे एक फटाफट से क्वेश्चन भी देख लेते हैं आप। एक क्वेश्चन कर लेते हैं जी फटाफट से, अपन कर लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरी बुक में, पेज नंबर 249 पे है जी। क्वेश्चन कौन सा है जी, बर्मिंघम ब्रदर्स बॉम्बे की फर्म है, नाम यूके का रख रखा है, फर्म बॉम्बे की है। कहता जी बॉम्बे की एक फर्म है, क्या होगा, बॉम्बे की फर्म है, ब्रांच है जी नागपुर पे। ठीक है जी, मतलब इनलैंड ब्रांच की बात कर रहा है जी। तो क्या कहता है, कहता दे सेंट द गुड्स एट कॉस्ट। ये जो एट कॉस्ट लिख रहे हैं ना, पेंसिल को क्या हो गया, कहता है ये जो एट कॉस्ट हम लिखते हैं ना, ये सॉरी पेंसिल को क्या हो गया, तो कहता है जो ये एट कॉस्ट हम लिखते हैं ना, इसकी एक सिग्निफिकेंस है जो कि हम आगे जाके समझेंगे। बट अभी वो क्या कहता है हेड ऑफिस गुड्स भेज रहा है ब्रांच को एट कॉस्ट पे, नागपुर में ब्रांच है। हाउएवर कुछ डायरेक्ट परचेजेस भी ब्रांच कर लेता है जिसकी पेमेंट हेड ऑफिस करता है।
कहता ब्रांच को एक तो गुड्स भेजता है हेड ऑफिस, ठीक है, एक ब्रांच खुद बाहर से भी परचेज कर लेता है जिसकी पेमेंट हेड ऑफिस करता है, ठीक है। कहता ऑल द डेली कलेक्शंस आर ट्रांसफर्ड टू फ्रॉम ब्रांच टू हेड ऑफिस। कहता दिन में जो भी हेड ऑफिस कलेक्शन करता है, ब्रांच कलेक्शन करता है ना, वो सारी हेड ऑफिस को भेज देता, कुछ भी अपने पास नहीं रखता। कहता फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर द नागपुर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस बाय डेटर्स मेथड। उसने उसको सब कुछ बता दिया, ब्रांच अकाउंट बनाओ हेड ऑफिस की बुक्स में डेटर मेथड से। आपको जब क्वेश्चन आएगा वो डेटर्स मेथड नहीं लिखेगा, वो बोलेगा प्लीज प्रिपेयर द नागपुर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, दैट्स इट। अब कुछ और इन्फो दी है नहीं, बस सीधा हमको दी हुई चीजें। सबसे पहले अपने को ओपनिंग बैलेंस दे रखा है इम्प्रेस्ड कैश का, ठीक है जी। ये ओपनिंग बैलेंस है, मतलब जो भी हम ब्रांच अकाउंट बनाएंगे तो उसके ओपनिंग में ये सब चीज़ें आएंगी बिल्कुल। सन्ड्री डेटर्स दे रखा है, स्टॉक ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, ये भी ओपनिंग, मतलब ओपनिंग स्टॉक कुछ पड़ा था मेरे पास, उसमें से जो स्टॉक था ना वो 24,000 का वो था जो मैं हेड ऑफिस से मंगवाता हूँ। एंड ये जो एक डायरेक्ट परचेजेस की फिगर दे रखी है ना, अब देखो उसने यहाँ तक तो ओपनिंग बैलेंसेस में फिगर दे रखी है, ठीक है, ये तो हमको तीनों समझ में आ रहा है ओपनिंग बैलेंस। पर ये जो उसने डायरेक्ट परचेजेस की फिगर दे रखी है ना, ये भी वही है, स्टॉक का पार्ट है। मतलब कहता देखो मेरे पास स्टॉक था साल के शुरू में 40,000 का, उसमें से 24,000 का वो स्टॉक था जो कि मैं हेड ऑफिस से मंगवाता हूँ, और 16,000 का वो स्टॉक था जो मैं डायरेक्टली मार्केट से परचेज करता हूँ, क्योंकि वो मार्केट से भी तो कुछ परचेज करता है ना, हालांकि उसकी पेमेंट हेड ऑफिस करता है। पर क्या ब्रांच में 40,000 का स्टॉक तो है ना, 24 ये और 16 ये, उसने यहाँ पे आईसीआई ने प्रिंटिंग में थोड़ा गलत कर रखा है, उसको डायरेक्ट परचेजेस भी इधर ही लिखनी चाहिए थी। मैंने भी इंटेंशनली डायरेक्ट परचेजेस को इधर नहीं लिखा, मैंने वैसा ही लिखा है जैसा आईसीआई ने दे रखा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता जब आईसीआई ये वाला क्वेश्चन कॉपी कर रहा हो पेपर में डालने के लिए, तो हो सकता है वो डायरेक्ट परचेजेस अलग से ही लिख रहा हो यहाँ पे। अब सर हमको कैसे पता लगेगा, क्या हम याद करके जाए? नहीं। अब आप ये देखो, ये जो डायरेक्ट परचेजेस ओपनिंग स्टॉक वाला दे रखा है वो दे रखा है ओपनिंग के साथ, और जो डायरेक्ट परचेज उसने ड्यूरिंग द ईयर किया है ना, वो आपको यहाँ दे रखा है डायरेक्ट परचेजेस, ये तुम्हारा खर्चा दे रखा है। ये अब एक ही चीज में दो चीजें तो होंगी नहीं, अब एक ही इसमें ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है इसमें दो दो डायरेक्ट परचेजेस तो होंगे नहीं। अब यहाँ पे भी देखो डायरेक्ट परचेजेस है और यहाँ पे भी डायरेक्ट परचेजेस है, अब इसमें से कौन सी कंसीडर करें? तो ये वाली जो ओपनिंग के साथ दी जाती है ना, तो ये ओपनिंग में कंसीडर करो, दिस इज द ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट परचेजेस, और ये वो वाली डायरेक्ट परचेजेस है जो ड्यूरिंग द ईयर खरीदी जाती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मेरा ओपनिंग खत्म हो गया। अब ओपनिंग में मेरे पास क्या क्या था, ये था और स्टॉक मेरे पास 40,000 था। तो क्या मैंने अपने जब नागपुर ब्रांच का अकाउंट बनाया, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैं सॉल्व नहीं करवा रहा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, 5-6 घंटे तक जा सकता है अगर मैं एक एक क्वेश्चन सभी का भी सॉल्व करवाने चले जाऊँ। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कैसे चीज़ें आ रही हैं। तो 40,000 आ गया जी, 24 + 16, डेटर्स का 25,000 का बैलेंस आ गया, और 2,000 का इम्प्रेस्ड कैश का आ गया, ये वाले आ गए, ठीक है जी। नेक्स्ट को क्या कहता है एक कैश सेल की फिगर दे रखी है, एक क्रेडिट सेल की फिगर दे रखी है, ठीक है। कैश सेल्स किसके साथ होती है? ब्रांच और थर्ड पार्टी के बीच में होती है जी कैश सेल। या फिर सेल किसके बीच में होती है? कोई भी सेल हो, कैश हो, क्रेडिट हो, ब्रांच और थर्ड पार्टी के बीच में होती है। क्या ये सेल ब्रांच अकाउंट में आएगी? ऑफ कोर्स ही बात है, ये नहीं आएगी, क्योंकि ये जाए अगर ज़रूरत पड़ी तो मेमोरेंडम अकाउंट में डाल देंगे, बट ये ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगी, क्योंकि ये हेड ऑफिस और ब्रांच की ट्रांजैक्शन नहीं है, ये ब्रांच और थर्ड पार्टी की ट्रांजैक्शन है, ठीक है जी। तो ये ब्रांच अकाउंट में तो नहीं आएगी, कभी आगे जरूरत पड़ेगी तो देखते हैं। देन डायरेक्ट परचेजेस, अब डायरेक्ट परचेजेस भी आप बोल सकते हो कि ये तो ब्रांच तो बाहर से खरीदता है ना, थर्ड पार्टी से खरीदता है डायरेक्ट परचेजेस, इस ये भी ब्रांच अकाउंट में नहीं आना चाहिए।
पर जो ये थर्ड पार्टी को पेमेंट तो हेड ऑफिस कर रहा है ना। अब हेड ऑफिस ये भी तो कर सकता था कि वो 45,000 ब्रांच को दे कि जा बेटा जा परचेज कर ले बाहर से, और ब्रांच आगे थर्ड पार्टी को दे देता, तो ये 45,000 तो फिर आता ना ब्रांच अकाउंट में। पर अब हेड ऑफिस ने डायरेक्टली ब्रांच के बिहाफ पे खर्चा पे कर दिया, तो ये 45,000 आपके ब्रांच में आएगा, क्योंकि हमने तो देखो यहाँ पे भी पढ़ा है कि जो भी खर्चा हेड ऑफिस बियर करता है ब्रांच पे, वो ब्रांच के डेबिट में आता है। तो ये जो 45,000 है ये आपके ब्रांच के डेबिट में आएगा। तो हमने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, तो ये भी आ गया। ठीक है जी। नेक्स्ट कहता रिटर्न्स फ्रॉम द कस्टमर, मतलब कस्टमर ने ब्रांच से कुछ गुड्स खरीदे थे, वो उसने वापस भेज दिए। ये मेमोरेंडम की ट्रांजैक्शन है, मेरी ट्रांजैक्शन नहीं है, ब्रांच की ट्रांजैक्शन नहीं है। गुड्स सेंट टू ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस, हेड ऑफिस से ब्रांच में कुछ गुड्स भेजे गए, क्या ये हेड ऑफिस और ब्रांच की ट्रांजैक्शन है? हाँ। क्या ये आपकी ब्रांच अकाउंट में आएगी? बिल्कुल आएगी। तो ये यहाँ पे क्या मैं इसको कैंसिल कर दूं 60,000 को भी? यस। नेक्स्ट कहता ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस फॉर पैटी कैश एक्सपेंसेस। पैटी कैश एक्सपेंसेस का पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करेंगे। देखो क्या शुरू में मेरे पास कुछ खर्चा था इम्प्रेस्ड अकाउंट के नाम से। शुरू में जब मैंने अपना साल शुरू किया तो मेरे पास 2,000 रुपये बैंक ब्रांच वाले कहता मेरे पास 2,000 रुपये पड़ा हुआ है कि जो छोटे मोटे खर्चों के लिए है। कहता कि 4,000 ट्रांसफर किया है हेड ऑफिस ने फॉर पेटी कैश एक्सपेंसेस। तो साल के शुरू में मेरे पास 2,000 था, साल के ड्यूरिंग द ईयर मेरे को 4,000 हेड ऑफिस ने भेजा। ये हेड ऑफिस ने जो भेजा ये तो ब्रांच अकाउंट में डेबिट में आएगा, ठीक है। तो मेरे पास टोटल 6,000 हो गया। क्या एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे पास टोटल 6,000 का पेटी कैश होना चाहिए? क्लोजिंग बैलेंस में पेटी कैश की फिगर नहीं दे रखी, हमको निकालनी है। क्या मैं यहाँ पे 6,000 डाल दूँ? मन तो कर रहा है, पर यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्विस्ट है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि क्या। ओपनिंग मेरे पास 2,000 था, 4,000 ब्रांच में भेजा गया है हेड ऑफिस के द्वारा। अब वो यहाँ पे क्या बोल रहा है? कहता ब्रांच ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस फॉर पेटी कैश एक्सपेंसेस। यहाँ पे जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है, कहता देखो 2,000 रुपये तुम्हारे पास साल के शुरू में पड़ा था, पर तुम पे कोई 4,000 का खर्चा आ गया ब्रांच पे। तो जब ब्रांच पर 4,000 का खर्चा आया ड्यूरिंग द ईयर, क्या ब्रांच उसको पे कर सकती है? वो कहेगी भाई मैं तो पे नहीं कर सकता, मेरे पास तो 2,000 है। उसने फटाफट हेड ऑफिस में फ़ोन घुमाया, उसने कहा देखो सर 4,000 का खर्चा आ गया, मेरे को पैसे चाहिए। तो उसने क्या कहा, हेड ऑफिस ने ब्रांच को कितने पैसे भेजने चाहिए? 2,000 और भेजने चाहिए, तभी 4,000 हो जाएंगे और पूरा हो जाएगा खर्चा। पर हेड ऑफिस ने भेजे 4,000। ब्रांच के पास साल के शुरू में 2,000 पड़े थे, ड्यूरिंग द ईयर 4,000 का खर्चा ब्रांच पर आ गया। उसने फटाफट हेड ऑफिस को फ़ोन घुमाया कि भाई मेरे को फटाफट से खर्चा भेजो, मेरे को 4,000 चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, कायदे से उनको 2,000 और भेज देना चाहिए। तो उन्होंने कहा था ये ले 2,000 पकड़ और 4,000 का खर्चा कर ले। पर उन्होंने कितने पैसे भेजे? उन्होंने टोटल पैसे भेजे जी 4,000। उन्होंने कहा 2,000 तुम्हारे पास अब है, 4 हम अभी भेज रहे हैं, टोटल हो गए 6 में से तुम 4,000 का खर्चा कर लो और 2,000 अपना क्लोजिंग बैलेंस रख लेना अपने पास, क्योंकि साल के शुरू में भी तुम्हारे पास 2,000 था, अब भी तुम 2,000 रुपये एक्स्ट्रा अपने पास रखो, मार्जिन लेके चलो, बिल्कुल नेक टू नेक मत चलो, तुम 2,000 रुपये एक्स्ट्रा रखो। तो ये जो 4,000 उस भाई ने हमको भेजा है ना हेड ऑफिस ने, तो उसने ये कहा है, कहता 4,000 हेड ऑफिस ने तुमको भेजा फॉर पेटी कैश एक्सपेंस, क्योंकि कोई पेटी कैश का खर्चा आ चुका था 4,000 का, तो उसने 4,000 का 4,000 ही भेज दिया। तो मेरे पास शुरू में 2,000 था, 4,000 हेड ऑफिस ने भेज दिया और खर्चा भी मेरा 4,000 का ही था। तो इसका मतलब है कि 2,000 मेरा क्लोजिंग कैश बैलेंस होगा, जो कि यहाँ पर आएगा इम्प्रेस्ड में। ठीक है जी। अब देखो इन सब का हम बनाएंगे मेमोरेंडम अकाउंट। कैसे? ये देखो ये आ गया हमारा मेमोरेंडम पेटी कैश एक्सपेंस। 2,000 मेरे पास शुरू में था, 4,000 हेड ऑफिस से आया
मैंने कुछ खर्चा करा 4,000 का, क्योंकि हमने बात करी कि 4,000 का खर्चा आया, तो क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास 2,000 आ गया। ठीक है जी, ये अकाउंट समझ में आ गया। और यहाँ पर ब्रांच अकाउंट में भी इंप्रेस्ड में 2,000 रुपया क्लोजिंग बैलेंस मेरा आ गया। पॉइंट समझ में आया? थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है, तो थोड़ा ध्यान से। नेक्स्ट, यहाँ तक हमारा सब हो गया, ये 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 हो गया। ये हमने डिस्कस किया कि ये हमारा मेमोरेंडम का ज़रूरत है। बैड डेट, ब्रांच से कोई बंदा सामान लेके गया था, वो पैसे नहीं दे रहा, तो क्या ये हेड ऑफिस और ब्रांच में कोई ट्रांजैक्शन है? ये तो ब्रांच और थर्ड पार्टी में आएगा, तो मेमोरेंडम में आएगा। डिस्काउंट टू कस्टमर भी भाई मेमोरेंडम का खर्चा है भाई, ब्रांच और हेड ऑफिस में कोई डिफरेंस नहीं है। रेमिटेंस टू हेड ऑफिस रिसीव्ड बाय हेड ऑफिस, और रेमिटेंस टू हेड ऑफिस नॉट रिसीव्ड बाय हेड ऑफिस सो फार। कहता देखो, मैंने हेड ऑफिस को भेजे टोटल 1,70,000, उसमें से 165 तो हेड ऑफिस के अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हैं। 5,000 का चेक अभी लगा रखा है, अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ। तो जो भी, तो इसका मतलब ये है कि मैंने हेड ऑफिस को टोटल में कितने पैसे भेजे हैं? 1,70,000 भेजे हैं या 1,65,000 भेजे हैं? यहाँ पे हम लोग पता है क्या कंसीडर करते हैं ब्रांच अकाउंट में, और प्रैक्टिकली भी क्या होता है कि अगर ए ने बी को कुछ भेजा, ठीक है, ए ने बी को कुछ भेजा और बी को अभी तक रिसीव नहीं हुआ, ए ने तो अपनी एंट्री डाल दी ना, बी टू गुड्स, बी टू, अगर इसने इसको गुड्स भेजे तो इसने तो अपनी एंट्री डाल दी है, बी को नहीं मिला, तो बी पता है क्या लिखेगा? बी लिखेगा गुड्स इन ट्रांजिट। इसका मतलब है कि जिसको भेजा जाता है, जिसको गुड्स या कैश भेजा गया एंड उसको नहीं मिला, तो रिसीवर अपनी बुक्स में गुड्स इन ट्रांजिट या फिर कैश इन ट्रांजिट डालेगा। एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूँ अपनी क्लास में। मैं क्या कहता हूँ, मैंने कहा फॉर एग्जांपल, तुमने ए और बी हैं, ए ने बी को, हम कहते हैं ना कि मैंने तो तुमको अपना दिल दे दिया, तुम एक्सेप्ट करो या ना करो, तो वैसे ही ए क्या कहता, ए ने तो अपना दिल बी को दे दिया, अब बी के पास है, क्या वो उसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, या करेगी या नहीं करेगी? तो ये बी के ऊपर मुनसर है कि वो क्या करेगा। पर ए तो क्या बोलेगा? ए बोलेगा कि भाई देखो, मेरे को कुछ नहीं पता, मैंने तो दे दिया तुमको दिल, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। तो सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हुआ, ब्रांच ने हेड ऑफिस को पैसा भेज दिया, तुम्हारे पास अभी तक पहुंचा नहीं है, तो मतलब कल पहुंच जाएगा। तो कहता है भाई तुम कैश इन ट्रांजिट डाल लो, मेरी तरफ से तो 1,70,000 चला गया, मेरे को मत पूछो, बैंकिंग ट्रांजेक्शन है, आज नहीं तो कल आ जाएगी, अब गुड्स में भी आज नहीं तो कल आ जाएंगे, कोई बात नहीं है। कहता भाई मैंने भेज दिया, इसीलिए मैंने लिखा रिसीवर हमेशा अपनी बुक्स में गुड्स इन ट्रांजिट या कैश इन ट्रांजिट डालेगा। तो जब भी मैं ऐसा कुछ देखूंगा तो मैं समझूंगा कि मैंने ब्रांच ने हेड ऑफिस को 1,70,000 भेज दिए। तो क्या रेमिटेंस टू हेड ऑफिस हमारे ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट होता है? बिल्कुल होता है। तो क्या ये टोटल 1,70,000 मेरे ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्या यहाँ पे 1,70,000 मेरा क्रेडिट हो रहा है या नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। ठीक है जी, नेक्स्ट कहता ब्रांच एक्सपेंसिस डायरेक्टली पेड बाय हेड ऑफिस, तो ये तो वैसे डेबिट होना चाहिए, यहाँ पे ये हो गया। फिर आ गया जी क्लोजिंग बैलेंस। अब क्लोजिंग बैलेंस में देखो, स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस दिया है जो कि हेड ऑफिस से आया था, ये जो मेरी डायरेक्ट परचेजेस थी, पैटी कैश का मेरे पास आ गया, और यहाँ पे इम्प्रेस्ड कैश मैंने निकाल लिया। अब मुद्दा फंस रहा है कहाँ पे? डेटर्स। डेटर्स का कैसे निकाल लें? अब तुम मेजरली जब भी तुम डेटर्स का अकाउंट बनाते हो
तो तुम क्या लिखते हो, भूल जाओ, ब्रांच हेड ऑफिस सब भूल जाओ। जब तुम डेटर्स का अकाउंट बनाते हो तो तुम क्या डालते हो, तुम लिखते हो जी ओपनिंग, क्लोजिंग, ये लिखते हो। अब जब तुम नॉर्मली भी एक डेटर का अकाउंट बनाते हो तो तुम लोग क्या लिखते हो, डेटर्स, ओपनिंग, ओपन, क्रेडिट सेल, उससे कुछ पैसा आएगा वो, क्लोजिंग बैलेंस, अगर उसको आपने कुछ डिस्काउंट दिया है तो यहाँ पे आ जाएगा, बैड डेट है तो यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा ही होता है, क्योंकि अगर आप डिस्काउंट और बैड डेट की एंट्री देखो तो आप लोग क्या डालते हो, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो अगर आप ये लोग एंट्री डालोगे तो ये यहीं पे जाएगी ना, डेटर के अकाउंट में, क्रेडिट में ही जाएगी। ठीक है जी, तो नॉर्मली आप ये अकाउंट बनाओगे। तो अब ये जो डेटर है ये एक ब्रांच का डेटर है, ब्रांच और थर्ड पार्टी के बीच में है ये ट्रांजैक्शन, तो इसका हम बनाएंगे जी मेमोरेंडम अकाउंट। तो मेमोरेंडम अकाउंट बनाने के लिए अपन सबसे पहले डेटर्स का क्या देखते हैं। अब भूल जाओ कि एक मेमोरेंडम अकाउंट, एक नॉर्मली डेटर का अकाउंट बनाते हैं। क्या हमारे पास डेटर का ओपनिंग बैलेंस है, यस हमारे पास डेटर का ओपनिंग बैलेंस है। तो क्या मैं डेटर का सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस लिख देता हूँ, फिर और मेरे पास डेटर के रिलेटेड क्या क्या है देख लेते हैं। देखो मेरे पास सबसे पहले बैड डेट आ जाता है, डिस्काउंट आ जाता है। क्या ये दोनों चीज़ें डेटर में जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए, जानी चाहिए, और क्रेडिट में जानी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे आ गई। और मेरे पास क्या क्या है, रिटर्न्स टू द कस्टमर था, ये एक रिटर्न्स टू कस्टमर है, रिटर्न्स फ्रॉम कस्टमर है, तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा मेरा रिटर्न्स फ्रॉम कस्टमर, क्योंकि ये सेल रिटर्न हुई हुई है। और मेरे पास इसमें क्या आना चाहिए, अब मेरे को चाहिए जी क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि यहाँ पे तो डेटर का क्लोजिंग बैलेंस है नहीं। तो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ से आएगा, उसके लिए सबसे पहले क्या मैं जब डेटर का अकाउंट बना रहा हूँगा, क्या ये मेरे पास आ गया, ये आ गया, ये सारी चीज़ें मेरे पास आ गई, क्या ये इनफ है, नहीं। डेटर के अकाउंट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब मैंने डेटर को सेल करी, एक यहाँ पे हमारे पास सेल का पॉइंट भी है, मैंने कितनी सेल करी है। यहाँ पे उसने मेरे को क्या दिया हुआ है, टोटल क्रेडिट सेल, क्या ये हमने डेटर को करी होगी, ये एक सेल भी आ गई यहाँ पे मेरे डेटर के अकाउंट में। अब जब भी मैं ये देखूंगा कि मेरे डेटर का क्लोजिंग बैलेंस क्या है, तो उसमें मेरे को ये लाना पड़ेगा कि भाई डेटर से कुछ पैसा भी तो आया होगा ना क्रेडिट सेल का। अगर आप यहाँ पे देखो मेरे को दिया क्या हुआ था, मेरे को दिया हुआ था कैश सेल, क्रेडिट सेल, दैट्स इट। कैश सेल तो मेरे को पता है कि भाई मेरे को टोटल कैश इतना आया, बट क्रेडिट सेल में से डेटर से कितना पैसा आया ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना है, हमको ये पता है कि ब्रांच जो भी पेमेंट करे रिसीव करेगी वो सारी की सारी हेड ऑफिस को रेमिट करनी होगी, ये तो हमको श्योर है, ये तो उसने पहले ही हमको लिख के दिया। और हमको ये भी पता है कि हमारे पास हमने कितनी पेमेंट हेड ऑफिस को करी है। क्या मैंने 170 की पेमेंट हेड ऑफिस को करी है, ये तो हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया है। अब जो ये 170 की मैंने पेमेंट करी है हेड ऑफिस को, इसमें से ये तो श्योर, अब ये पैसा आया कहाँ से होगा, क्या ये छत से गिरा होगा या भगवान ने हमको दिया होगा, ये पैसा कहाँ से आया होगा। तो ये मेरे को कैसे पता लगेगा कि ये पैसा कहाँ से आया। तो ये ऑफ कोर्स सी बात है, ये हमेशा सेल करके ही पैसा आया होगा, और तो कहीं से आया नहीं है। बिजनेस के पास पैसा कहाँ से आता है, सेल करके ही आता है। तो मेरे पास जो मैंने सेल करके कमाया है पैसा, उसमें से मेरे को पता है कि टोटल 170 मेरे पास आया है, क्योंकि मैंने 170 ही रेमिट किया है। जितना आया उतना ही रेमिट करूँगा ना, उससे ज़्यादा तो नहीं करूँगा। और यहाँ पे वो ये चीज़ की श्योरिटी दे देता है कि भाई जितना आया होगा वो सारा रेमिट हुआ होगा। इसका मतलब है कि टोटल 170 ही आया मेरे पास, तो 170 मैंने रेमिट किया, इसका मतलब है कि टोटल 170 ही आया। और इसमें से ये मेरे को पता है कि जो ये 45,000 है ये कैश सेल का पैसा है, क्योंकि जो कैश सेल करी उसको तो हाथों हाथ पैसा आ गया, तो ये तो वो तो पैसा है। तो 170 में से जो बचा 45,000 को माइनस करके, जो कि मेरा 1,25,000 है, तो मैं ये कहता हूँ कि ये वो वाला पैसा होगा
जो कि डेटर्स में से आया होगा। 170 मैंने टोटल हेड ऑफिस को रेमिट किया और उतना ही रेमिट कर सकता हूँ जितना मेरे पास पैसा होगा। तो मैं कहता हूँ 170 ही मेरे पास पैसा है। तो 170 भी पैसा कैसे आया होगा? 170 में से 45,000 तो मेरा कैश सेल का पैसा है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो जो 170 में से कैश सेल का अगर मैं पैसा निकाल दूँ तो ये वो वाला पैसा है जो कि डेटर्स से आया है, और जो पैसा डेटर से आता है वो डेटर के अकाउंट में जाता है। तो यहाँ पे क्या मैंने डेटर में 1,25,000 लिख दिया। तो इसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर बची, जो ये बैलेंस कैरी डाउन आएगा, दिस इज माय क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स। जो यहाँ पे डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस आया, यही ऊपर जाके यहाँ पे देखो ये 24,000 डेटर का क्लोजिंग बैलेंस बन जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ तक ये भी मेरा क्लियर हो गया कि ये मेरा सारा अकाउंट यहाँ पे डेटर्स मेथड से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेटर्स मेथड का, और यहाँ पे इसने ये भी लिख के दिया है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स का। उसने ये सब लिख के दिया है कि कैसे आया। पहले तो उसने 170 इसको मानना है, इसको टोटल 170 मानना, फिर उसने कहा कि 45,000 में माइनस कर देता हूँ, टोटल 170 माना, फिर कैश सेल माइनस करके ये यहाँ पे इसने इंपॉर्टेंस रेमिटेंस वाला पॉइंट लिखा है कि जिसको हमने रेमिटेंस दे दी हम उसी की मानेंगे कि भाई अब तो ये तेरी हो गई है। तो यहाँ पे डेटर्स का मेथड पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है।